class I am taking, sir. अच्छा, you're talking Ali. Yes, sir. तो कैसा लग रहा है क्लास में? Sir, it's my first experience to take online class, and sir, I feel amazing, sir. अच्छा, ओके. Yes, sir. और Very इफ इट interactive इज session. अमेजिंग, तो व्हाट अबाउट फेस टू फेस? सर, फेस टू फेस तो आपसे पहले ले चुके हैं सर. मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ सर. जैसे आप एक्सप्लेन करते थे तब अभी भी वैसे ही सर एक्सप्लेन करते हैं आप. लेकिन तो कोई सर लेकिन वो मसला नहीं क्लास हो का रहा. एक अपना मजा होता है, सर वो तो है सर. क्योंकि डेकोरम एक छोटा सा हाँ, क्लास का. वो भी होता है, प्लस वाइट बोर्ड होता है, आप चीज़ों को यस सर. ड्रॉ कर लेते हैं, बता देते हैं, और एक वैसे भी इसमें एक सर बॉडी. इसमें सर मेहनत आपकी ज्यादा है क्योंकि आप हमें बना बनाया मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स के साथ, डेफिनेशंस के साथ. स्टूडेंट की मेहनत कम है सर. करें बस उसमें आई एक्सपेक्ट के स्टूडेंट इफ इज इन्वॉल्व इज मेकिंग क्रिएटिव क्वेश्चन और मेकिंग दिस डिस्कशन मोर फ्रूटफुल, तो वो ज़्यादा यस सर. अच्छा लगेगा. तो ऐसे ही है सर. uh, मेरा ख्याल है वी स्टार्ट. इन फैक्ट डियर स्टूडेंट्स, टुडेज जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके दो एरियाज को कवर करेगा. वन इज द टाइटल, दैट इज बिजनेस एथिक्स के हवाले से. अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको जो मैंने मॉर्निंग में एक कल बल्कि सेंड कर दी थी, जी और सर. ये जो है, तो इन दोनों को देखिएगा. इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी होगी और कुछ स्लाइड्स हो सकता है कि वो डिफरेंट भी हों. सर तो दिस इज ज़रा द बल्कि सेकंड वन सर. हाँ, इसमें थोड़ा सा ये एक मैंने पहले डिज़ाइन की हुई थी कोई काफ़ी अर्सा पहले, और ये मैंने डिज़ाइन किया है, तो इन दोनों को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना जी? ठीक है सर. ठीक है सर. अच्छा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन which is asked about ethics one, because there are certain terminology we use the word norms, values, ethics, or naturally ethics is based upon morality, moral. तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल है. जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग अगर मुझे ही पूछें, या एक being businessman, if I say कि I want to earn a profit, and that's why that I'm doing a business. So again, this is a questionable thing, because profit at if the at the expense of the customer. So because I have not mentioned how much profit that I want to earn. For example, if product cost is 100 rupee, or if being sold at price 200, so if 100 rupees profit is being earned by a firm on one product, no, again it's a question mark whether this is ethical or non-ethical one. So whether this is right or whether this is wrong. तो naturally, if I justify कि जी मैं तो इस वजह से कमा रहा हूँ, लेकिन might be that a society may expect in a different manner. So again, what is right for me, the society or the group may not be thinking in the same manner. तो ये एक क्वेश्चन है, लिहाजा इसको डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल सा काम है, ठीक है ना जी? और उसमें आई मीन जस्ट लाइक एज एक इंस्टीट्यूट है, वो अपने टीचर से एक्सपेक्ट करता है कि जी ऐसा करें, स्टूडेंट अपने टीचर से एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा करें. तो देयर इज़ ऑलवेज अ डायलेमा कि जी बंदा कहाँ जाए, क्या करे. तो नेचुरली आई थिंक मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे एक लाइकवाइज एक जानने वाले आते हैं, वो मुझे कहते हैं जी आप ये करें, मेरा डिपार्टमेंट मुझे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो दैट्स व्हाट आई थिंक. बट एनी हाउ, आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल एक एरिया है बिजनेस एथिक्स के हवाले से. एनी हाउ, आज हम कोशिश करेंगे. तो पहले हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ethics is the word ethics, which is coined from the Latin word ethics and Greek word ethikos. So pertains the character. It means कि this mean that character को कहते हैं कि what is possessed by a man like. अच्छा, वहाँ से डेरिवेशन की जो बात हम देखें, तो इसका ओरिजिन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बेसिकली. तो रूल्स बाय सोसाइटी इज इक्वल टू एथिक्स. तो जो को सोसाइटी अपने रूल्स बनाती है,
और उन टोटल कॉम्बिनेशन को हम उसको एथिक्स कहते हैं। और वो एथिक्स क्या होंगे कि किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो राइट है या व्हाट इज़ रॉन्ग। जस्ट लाइक एज आई हैव मेंशन कि the company is interested and is getting a profit for per unit 100 rupees, so 100% profit is being earned one. Now this is a question mark whether this is wrong or right one. So now how it would be tested? But anyhow, I think ethics is coined, and the major is we have to decide what is right and what is wrong one. Like now, अगर हम देखना चाहें तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल कंडक्ट इन बिजनेस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो मेरा ख्याल है ये वर्ड बड़ा अहम है कि प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल कंडक्ट। अब एक्सेप्टेबल कंडक्ट क्या होता है कि किसी भी बिजनेस में जो एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, और वो एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, बाय द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड, अगर वो उसके मुताबिक है तो जाहिर बात है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दिस इज राइट वन, वो ठीक है। और अगर जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है अगर आप उसके मुताबिक नहीं कर रहे तो नेचुरली वो चीज़ क्या हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग वन। अच्छा, अब देखें इसमें एक बात ध्यान में रखें कि ये नेचुरली दुनिया में हर जगह ये इशू इस सेंस में होता है। उसकी वजह ये है कि मीन दैट्स हर बंदे की परसेप्शन डिफरेंट है, एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, नॉलेज डिफरेंट होता है, और हर आदमी जो चाहता है कि शायद मैं पर्सनल गेन अपनी करूं, तो हमें बैलेंस करना होता है कि हमारी कलेक्टिव सोसाइटियल गेन और पर्सनल गेन के दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए। So that's what I think. Once you are doing your business, so we to decide that whether the business is being done, practiced ethically or not, तो उस हवाले के साथ बहरहाल ये एक बड़ा जो चीज़ होगी। अच्छा, अब देखिए ऐसा है कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, activities and decisions where issues of right and wrong are addressed। बस सिंपल सी बात है कि कोई भी सिचुएशन, एक्टिविटीज या जो डिसीजंस हम ले रहे हैं उसमें हमने ये देखना है कि वेदर दिस इज राइट एंड वेदर दिस इज रॉन्ग। अच्छा, बात यह है कि राइट एंड रॉन्ग का फैसला कैसे होगा। मैं चाहता हूं कि ये ऐसे है, तो बाकी रेस्ट ऑफ अगर 4, 5, 8, 10 लोग वो समझते हैं कि और होना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक इशू है, चूंकि मैं कह रहा हूँ ऐसा, तो बात यह है कि इक्विटी प्रिंसिपल और वो जो नेचुरली जो स्टैंडर्ड्स होंगे जो मेजॉरिटी लोग कहते हैं वो एक्सेप्टेबल वो चीज़ होती है और वो स्टैंडर्ड है। बट एनी आई थिंक कि जो किसी भी सिचुएशन, एक्टिविटीज़ और डिसीजंस में जो इश्यूज हैं राइट एंड रॉन्ग, वो बेसिकली आपकी बिजनेस एथिक्स को डिटरमिन करती है। अच्छा, अब देखिए फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एथिक्स में माय डियर, वो क्या हैं कि इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज, मैनेजर्स एंड को वर्कर्स। और जो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स होते हैं और वैल्यूज है वो मैनेजर्स एंड को वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वहाँ से प्लस अपॉर्चुनिटीज, कोड्स एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट इमर्ज होती है, और वो फिर बराबर हो जाते हैं किसके, एथिकल अनएथिकल चॉइसेस इन बिजनेस। मसलन हमारे जो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो हमारे मैनेजर्स को वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, और वहाँ से फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि कोड्स एंड कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट, लॉज बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और वो फिर अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं एथिकल या अनएथिकल। और एथिकल मीन कि वो एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी, अनएथिकल मीन पीपल आर थिंकिंग रॉन्ग वन। तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर बिजनेस इज बीइंग डन एथिकली और अनएथिकली वन। तो मीन दैट क्या चीज़ आई कि इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजर्स और को वर्कर्स को, और वहाँ से फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो कोड्स एंड कंप्लाइंसेस का मतलब जो रूल एंड रेगुलेशंस और जो रिक्वायरमेंट्स बनती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर ये बात कहें कि जी
एग्ज़ाम होना है स्टूडेंट्स का, तो उसमें चीटिंग जो है वो दिस इज़ अनएथिकल वन। तो पीछे आपके क्या हैं वो जो इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ हैं, जो हर एक रैशनल पर्सन समझता है कि बंदे को पढ़ के आना चाहिए, तो लिहाजा आप अगर पढ़ के अगर आएंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है चीट नहीं होना चाहिए। अब उसकी बेसिस के ऊपर जो एग्जामिनर है, जो वो हैं, जितना भी अमला है या इंस्टीट्यूट है, वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और उसकी बेसिस के ऊपर एग्जामिनेशन कोड्स बना दिए गए हैं, कंप्लाइंसेस, फिर ये चीज़ ऐसे होगी और अगर कोई बच्चा बच्चा ऐसा करता है तो फिर उसके लिए उसको पनिश करेंगे या क्या करेंगे। तो देन इट इज़ डिसाइडेड एथिकल अनएथिकल वट एवर द केस लाइक। अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, डेवलपिंग मॉरल जजमेंट्स। अच्छा, अब देखिए जो मॉरल जजमेंट्स हमने डेवलप करनी है, तो वाई मैनेजर्स बिहेव एथिकली। पहली बात है कि मोस्ट ऑफ अस हम इस वजह से करते हैं कि टू अवॉइड सम पनिशमेंट, कि हमें कोई सज़ा ना हो सके, और इस वजह से हम, और टू रिसीव सम रिवॉर्ड की वजह से, या तो हम पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं या हम रिवॉर्ड की वजह से। अब जैसे मैं एक गाड़ी चलाता हूँ तो उसके अंदर मैं एक गलत पार्किंग नहीं करता, और पार्किंग ना करने की वजह से क्या है कि माइट बी दैट्स आई मे बी पीनलाइज्ड वन, और ट्रैफिक वाले मेरा चलान कर सकते हैं। चलान बेसिकली इज अ पनिशमेंट। तो दैट्स व्हाई समटाइम दैट हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और ऐसा नहीं करते। और सम टाइम हम रिवॉर्ड लेने के चक्कर में भी होते हैं। हम, मतलब है कि जी आप लाइक वाइज कि आप ज़्यादा मेहनत से काम करते हो और आपको पता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो माई सैलरीज वुड बी इंक्रीज। नाउ दैट्स वाई आई थिंक आप वायलेशन नहीं कर रहे और एथिकल रहने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आप कोई रिवॉर्ड, इसका मतलब है इंसान या रिवॉर्ड लेने के लिए और या पनिशमेंट से बचने के लिए। अच्छा, ये है मोस्ट ऑफ अस। आगे मैनी ऑफ अस हम क्या करते हैं कि टू बी रिस्पॉन्सिव टू फैमिली फ्रेंड्स आर सुपीरियर वन, कि मतलब टू बी अ गुड सिटीजन। आप देखें हम बहुत सारे लोग हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स हैं, सुपीरियर जो होते हैं उनको रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो दैट्स वाई जब आप अपने फादर को रिस्पॉन्सिव हैं तो नेचुरली फादर तो आपसे पूछेंगे कि बेटा ये क्या है, एंड दैट्स वाई we have to be remain in line with the ethical value। और या आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं आई एम ए गुड सिटीजन, तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट क्रॉसिंग, यू आर नॉट वायलेटिंग एनी चौक एंड एनी रेड लाइट जो है। और इसी तरह वेरी फ्यू ऑफ अस टू डू व्हाट इज राइट, परसू सम आइडियल सच एज जस्टिस। और कुछ लोग इस वजह से है कि वो ये नहीं करना बल्कि वो जस्टिस को परसू करना चाहते हैं, आइडियल सिचुएशन। अब आइडियल क्या है कि मतलब है कि जस्ट लाइक एज आई जस्ट वांट टू, तो मैं अपने शहर को साफ रखने के लिए अपने घर को धो के उसका पानी बाहर गली में नहीं फेंकता। और ये क्या है, एक आइडियल मैं राइट एक चीज़ों को परसू करना चाहता हूँ। इसकी बात हम इंशाल्लाह आगे अभी करेंगे भी। और वो एक कैरोल का मॉडल है जो बड़ा खूबसूरत है। तो वो ऊपर वाले लेवल के ऊपर जाके जिस तरह हमारी एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर हमारे पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती हैं। तो ये बहरहाल ये वजूहत होती हैं कि हम पनिशमेंट को या रिवॉर्ड लेने के लिए, या अपनी फैमिली को चूँकि रिस्पॉन्सिव हैं, या हम एक गुड सिटीज़न बनना चाहते हैं, या फिर टू डू व्हाट इज़ राइट परसू सम आइडियल सिचुएशन के लिए हम जस्टिस करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट दैट द मॉरल डेवलपमेंट बेसिकली इज़ बीइंग हैपन। अच्छा, आप देखिए इस बिजनेस एथिक्स की इम्पोर्टेंस नेचुरली इस इन वजूहात की वजह से, तो एथिक्स इन्फ्लुएंसेस एंड कंट्रीब्यूट टू। देखिए जितने आप बिजनेस एथिक्स के ऊपर फोकस्ड होते हैं माय डियर, तो इम्प्लाइज कमिटमेंट दैट वुड बी इंक्रीज। मैं फॉर एग्जांपल, अब देखो एक मैं टीचर की बात करता हूँ। सपोज इफ टीचर इज मॉरली डेवलप बिजनेस एथिक्स और एजुकेशनल एथिक्स अगर उस बंदे के अंदर हाई लेवल के ऊपर अगर होंगी, तो डियर स्टूडेंट्स वो फिर क्या करेगा, कमिटमेंट शो करेगा और इन्वॉल्व होगा, इंगेज रहेगा, और ही और शी वुड ट्राई हिज और हर लेवल बेस्ट टू डिलीवर हिज और हर प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हाट एवर द केस। वो अगर टीचर हैं तो फुल कमिटमेंट वुड बी शोन। वो मैनेजर है, वो इंजीनियर है, जो भी आप अपनी अपनी फील्ड में जहाँ पे भी है,
तो जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर या जैसे हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी चीज़ों के अंदर लैक ऑफ कमिटमेंट आपको मिलती है, तो उसके पीछे ये भी है कि वी आर नॉट स्ट्रांगली आई मीन लाइक बेस्ड अपॉन बिजनेस एथिक्स वन लाइक, सो दैट्स वाई इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जितने बिजनेस एथिक्स आर स्ट्रिक्टली फॉलो rigidly followed, so that business ethics create implies commitment. There is investors and customer loyalty would come. So naturally, I think on the basis of the business ethics, so my dear investor और customer की loyalty. अब loyalty क्या है कि investor, I am an investor for example, if my business I'm dealing in on a fair rate of return के ऊपर, तो नेचुरली जो वैक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी मैं फेयर करूंगा. अब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट पोटेंशियल होता ही 15% है, लेकिन मैं डिमांड उससे 30% करूंगा, तो फिर समटाइम ऐसा भी होता है कि फिर वो लोग कमाने के लिए कुछ दूसरे इनजस्टिस चीज़ें भी कर सकते हैं ना. शेयर होल्डर कहता है कि मुझे 25% रिटर्न मिले, लेकिन बिजनेस इतना नहीं दे सकता, तो फिर बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस ये करेगा कि अपने खर्चों को कम करने के लिए अपने एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज को नहीं बढ़ाएंगे. तो जब एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं बढ़ाएंगे, एक्सपेंसेस इस तरीके से कम करेंगे ताकि हमारे बिजनेस के रिटर्न बेहतर हो सके. तो टेक्निकली तो ये क्या है? दिस इज अनएथिकल कि अगर बिजनेस इज नॉट इंक्रीजिंग इनहेंसिंग द सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉइज, तो इसका मतलब है कि आप किसी की एक्सपेंस पे किसी को आप फेवर कर रहे हैं, जो कि गलत है. तो एनी हाउ आई थिंक those investors and customer loyalty is also based upon business ethics, because there are some sort of values, norms, standards are being established और लोग फिर उसके मुताबिक करते हैं. कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, नेचुरली बात है. एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, तो इससे आपके अंदर एक रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर. अब आप देखिए, स्टेक होल्डर इम्प्लाइज भी आपका स्टेक होल्डर है, सप्लायर आपके स्टेक होल्डर्स हैं. तो मतलब फॉर एग्जांपल हम सप्लायर से माल लेते हैं तो टाइमली पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, और अगर हम अननेसेसरी उनको डिले करते हैं जो कि अनएथिकल है, तो आई डोंट थिंक सो कि वी मे हैव अ गुड रिलेशन विद द स्टेक होल्डर. So I think all parties who having some sort of stake and interest with our business naturally उनके लिए भी बहुत अहम है. तो we may have to build a good relationship with the stakeholder on the basis of the business ethics. This is the important one. ग्रेटर अर्निंग्स हो सकती हैं. यहाँ ग्रेटर अर्निंग मैं ये नहीं बात कहना चाह रहा यदि हम मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एनी मीन्स करना चाहेंगे. नो मीन जैसे इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल किया जाए, लीन सिस्टम किए जाएं, और जहाँ जहाँ गैर ज़रूरी वेस्टेज है वो ख़त्म की जाएगी. तो आई एम श्योर, और अगर करप्शन ख़त्म होगी, फेयर डीलिंग होगी, और तो नेचुरली आई थिंक द रिटर्न्स ऑफ द कंपनीज दैट मे बी बेटर वन लाइक. ठीक है ना जी? तो दिस इज सॉर्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट वी मे हैव. अच्छा, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक एथिकल इश्यूज हैं जो सबसे बड़ा वो ये है कि इश्यूज देखें क्या है कि यहाँ इशू से मतलब है कि टू डिसाइड, और जो चीज़ें हमें डायलेमा की सूरत में हैं, और एक क्या है कि फेयरनेस एंड ऑनेस्टी इज द वन ऑफ द मेजर इशू. क्योंकि आप वो जो जिस तरह ऑडिट में हम ट्रू एंड फेयर की बात करते हैं, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी की बात करते हैं. अब लेट्स से you are a CFO is there, you are just like as the auditor is there, या आपने एक फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है, जिस तरह एक मार्केट वैल्यू होती है और एक फेयर मार्केट वैल्यू होती है. मे आई आस्क यू हाउ हु डिटरमिन फेयर मार्केट वैल्यू? market conditions. नहीं, मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू बताइए किस तरह होता है. Who determine and how it is determined? What is difference between market value and fair market value?
अली आप बताएंगे बेटा? जी जी अली, अली आई एम टॉकिंग विद यू। अजीम इज हियर? सर आर यू लिसनिंग मी सर? जी जी, यस यस, वेरी वेरी क्लियर वॉइस। सर जो सेलर होता है सर वही डिटरमिन करेगा फेयर मार्केट वैल्यू। वो मार्केट में घूमेगा सर, वो मार्केट में जो प्राइसेस चल रही होंगी सर उनसे वो कंपेयर करेगा। प्राइसेस जो जो बेस्ट प्राइस को लगेगी सर वो उसको अपने कंसीडर करेगा एवरेज प्राइसेस के। तो सेलर डिटरमिन करता है, जी सर। और मार्केट वैल्यू को कैसे डिटरमिन होती है? सर मार्केट वैल्यू तो जो ऑलरेडी सेलर्स होंगे सर मार्केट के अंदर, वो एक बेंचमार्क होगा सर कि ये प्रॉपर्टी है मेरी तो इसकी ये मार्केट वैल्यू होनी चाहिए सर। कंपेयर करेंगे हम मार्केट्स में क्या क्या मार्केट, चीजें। देखिए देखिए अली, मार्केट वैल्यू में कभी चाहिए लफ्ज नहीं होता, ठीक है? ठीक है सर। सर फेयर वैल्यू वो वैल्यू होगी जो आपका कस्टमर पे करने के लिए रेडी है, बिलिंग है। हम्म, और मार्केट वैल्यू वो होगी जो उस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस चल रही है डिफरेंट वेंडर्स और सप्लायर्स के पास। देखिए या मार्केट वैल्यू वो हो सकती है जिसपे आपका स्टॉक ट्रेड हो रहा है या प्रोडक्ट्स देख, आपके ट्रेड। बड़ी बड़ी सिंपल सी एक्सक्यूज मी बात सर, है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर हम ये भी कह सकते हैं कि सर फेयर मार्केट वैल्यू जो है सर वो एक एवरेज नंबर ऑफ वैल्यू है सर, कंपेरेबल वैल्यू है। मतलब अगर मार्केट में हमारी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती तीन प्रॉपर्टीज या तीन एसेट्स अवेलेबल हैं, उनकी प्राइसेस तीन डिफरेंट प्राइसेस हैं, हम उनको सर एवरेज ले लेते हैं तो वो हमारी एक फेयर मार्केट वैल्यू निकल आएगी सर। अच्छा माय डियर, वो जो है ना अली, जो जी मार्केट में सर। तीन प्रॉपर्टीज की वैल्यू आपने ली है, पहली बात जी है वो सर। आप डिटरमिन नहीं की, वो तो मार्केट में ही रेट है ना, तो आपने उसकी जी एवरेज सर, ले वो ली। तो मार्केट वैल्यू हो गई ना सर। वो तो मार्केट वैल्यू है आपने, ठीक है, एक एक जगह पे पता चला 20 लाख, एक जगह पे उसी की प्रॉपर्टी कहते जी 21 लाख की बिक जाए, दूसरी जी जगह सर। पे, तो आपने कहा चलो मैं एवरेज ले लेता हूँ। जी तो सर, ये वो तो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू आ गई। नहीं, ये फेयर मार्केट नहीं है ना। अच्छा। वेयर इज मिस्टर ठीक है सर। अजीम? अजीम, आई एम सर्चिंग यू, आई एम लोकेटिंग यू। किधर हैं आप? आज मेरा ख्याल अजीम इज अजीम, हाँ, यस यस यस, प्लीज बोलिएगा। अजीम बोलिएगा प्लीज। म्यूट ना हो। यहाँ म्यूट का जी। हाँ जी अजीम बोल रहे हैं आप? अच्छा सुनिएगा, मेरा ख्याल उनकी आवाज सुनी आ रही, देखिए। अभी none of any student have given the right answer. Actually, the answer of the market value is simply a rate, a value which is determined by the mutual interacting forces of demand and supply. उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है। और जो टोटल बायर्स होते हैं उनकी फोर्स डिमांड बनती है, और जो टोटल सेलर्स होते हैं उनकी डिमांड, उनकी वो चीज़ है वो सप्लाई। वो जहाँ दोनों फोर्सेस इंटरसेक्ट कर जाएं वो रेट क्या हो जाएगा, and that is what this is the market rate. Or simply just to make it clear, I'm giving example of the stock exchange. तो देखा, आज हम कहते हैं जी कि आज इस शेयर की प्राइस ये हुई है, वो मैंने डिटर्मन नहीं किया, किसी और ने नहीं की होती, तो मार्केट फोर्सेस हैं, और लिहाजा वो रेट जो आज किसी शेयर का डिटर्मन हुआ है वो मार्केट रेट कहलाता है। अच्छा, जब हम अली बात करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर का मतलब है कि व्हाट प्राइस ऑट टू बी। और जब हम किसी प्रॉपर्टी, किसी सिक्योरिटी की प्राइस हम उनकी कंडीशनैलिटीज के ऊपर, तो हम किसी स्पेशलिस्ट को कहते हैं, ठीक है, कि जी इसकी इसकी क्या प्राइस मार्केट कंडीशन या जो सारी चीजें के मुताबिक व्हाट प्राइस ऑट, OUGHT, ऑट टू बी, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। और ये उसी तरह है कि जिस तरह एक गाड़ी है, तो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू आप वर्कशॉप का जो, या जो मार्केट का जो डीलर है
वो आपकी गाड़ी की कंडीशनैलिटीज को देख के कहता है जी मेरे ख्याल में ये मार्केट ये इतने की गाड़ी बनती है, और वो मार्केट में मुमकिन है वैसे ज्यादा की बिके या कम की बिके, वो एक अलग इशू है। लेकिन वो जो उस स्पेशलिस्ट ने उसकी प्राइस को डिटरमिन किया है, उस गाड़ी की कंडीशन, मॉडल और बहुत सारे फैक्टर और इंजन की कंडीशन की बेसिस के ऊपर माय डियर, वो प्राइस जो है दैट प्राइस इज बेसिकली कॉल्ड द फेयर मार्केट। फेयर मार्केट वैल्यू। तो प्लीज कीप इन ये तो माइंड। वैल्यूएशन नहीं हो जाएगी? तो वैल्यूएशन कर लें, लेकिन आपने किसी एक्सपर्ट को कहा है ना, एक्सपर्ट कैसे देखेगा उस सारी चीजों की कंडीशनैलिटीज को मद्देनजर रखते हुए कहता है जी कि मेरे नजदीक इसकी वैल्यू ये है। ठीक है ना जी। गॉट इट। अच्छा, अब जो आपका सवाल है कि जी ये तो वैल्यूएशन नहीं है तो भी किसी प्राइस को डिटरमिन करने का मतलब ही क्या है, वैल्यूएशन है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना जी। ये अजीम इज रेजिंग हैंड, बट आई थिंक अजीम यू आर अलाउड भाई डियर, यू कैन स्पीक प्लीज। लेकिन यहाँ आपकी वो कुछ चीज अजीम 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 जी, ये यहाँ मेरा ख्याल अजीम का, अजीम अब यू कैन स्पीक भाई, अगर आप हाँ जी। तो द पॉइंट इज क्लियर माय डियर। यस सर। तो आप लर्न क्या करना है कि जो मार्केट प्राइस होती है वो एक्सटर्नल फोर्सेस डिटरमिन करती हैं, और डिमांड एंड सप्लाई, और वो प्राइस जो भी हो, ठीक है। और जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो उस मार्केट के जो चैंपियंस होते हैं, जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, दे आर सपोज टू डिटरमिन। और इसी तरह जिस तरह प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी जानने वाले लोग हैं, जब उसकी कॉर्नर प्लॉट और ये वो मतलब है कि जी करके वो कहते हैं जी ये मेरे ख्याल में इतने का हो सकता है, वो फेयर मार्केट वैल्यू। सोने का कारोबार करने वाला जो गोल्ड स्मिथ आता है जी कि ये चीज़ इतने की हो सकती है, वो फेयर मार्केट। गाड़ी का जो स्पेशलिस्ट जान बंदा है वो उसकी सारी चीज़ों को देख के कहता है जी कि मेरे ख्याल में ये कंडीशंस और सब कुछ की बेसिस के ऊपर ये इतने की होनी चाहिए। Anyhow, fairness and honesty mean that must be exercised by any person. अगर आप डायरेक्टर्स हैं, अगर आप टॉप लेवल के ऊपर हैं, और जहाँ भी हैं यू आर ऑडिटर, तो ट्रू एंड फेयर और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का और इंटेग्रिटी का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है ही यही कि जो इंटेग्रिटी वैसे देखो, ऑनेस्टी का मतलब होता है कि आप करप्शन ना करें, और इंटेग्रिटी ये होती है कि आप किसी पर्सन के सामने प्रेशर की वजह से अपने माइंड को ना चेंज कर लें। मैं जैसे मेरे ऊपर प्रेशर अगर आए और मैं स्टूडेंट की रिपोर्ट को गलत लिख दूं, गलत है। इंटेग्रिटी तो फेयर का मतलब यह है कि जो चीज जैसे है उसको वैसे बताई जाए, और इंटेग्रिटी ये एथिकल इशू है जो बहुत ही मुश्किल काम होते हैं कि व्हाट दैट यू स्टेट। अब जस्ट लाइक एज डॉक्टर फॉर एग्जांपल समटाइम मेडिकल रिपोर्ट उसने देनी है, तो मेडिकल रिपोर्ट ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी का जो वाउंड है और जो उसे कोई हर्ट है, उस बेसिस पर नेचुरली आई थिंक एक ट्रू ट्रू ऑनेस्ट फेयर रिपोर्ट देना ये एक इशू है। दिस इज व्हाट लाइक सेम इज द केस विद द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है माय डियर। अच्छा देखिए, ये हर तरफ होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मसलन अब ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं चाहूँ कि मुझे मुझे बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे बेनिफिट हो, फोन भेज रहा है और क्या? सो दिस इज व्हाट लाइक द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसकी एक बेस्ट एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फोन देख सकते हैं, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या टॉप लेवल लगा के मुझे, जो लोग लग हैं, रहा है कि तुम्हारा फोन बजा है। ये आवाज एक्सक्यूज मी कोई फीमेल आवाज है जी, उसमें प्राइवेट पर्सनल बात आ रही है, तो प्लीज अवॉइड इट लाइक। अच्छा अच्छा, अब देखिए बात है कि जिस तरह हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बात कहते हैं,
तो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आई बीइंग सर्विंग एज ए डायरेक्टर, I am the agent or my principal is the shareholder because I am agent to the principal. Who is the principal? The shareholder. Now here is a conflict of interest is there कि मैं वहाँ पे अपने सैलरीज को, अपने पैकेजेस को, रिम्यूनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करके मैं अगर कोई अपने बेनिफिट के लिए काम करूँ तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं सीईओ को सपोर्ट करूं और सीईओ मुझे सपोर्ट करे इस वजह से, ताकि मेरी सैलरी की जो एक्सेप्टेबल या जो उन सीईओ की सैलरीज की मंजूरी वो डायरेक्टर ने देनी है, और डायरेक्टर उनसे बेनिफिट जाती लेने के लिए कुछ आपस में अगर गठजोड़ कर लें, कोलाइड कर लें, तो नेचुरली हु इज गोइंग टू सफर? सो दी लाइक द शेयर होल्डर्स आर सपोज टू बी सफर। तो जहां भी हम प्रिंसिपल अपने एजेंट को अपॉइंट करता है तो वहाँ माय डियर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है? अब जैसे अभी हम बात कर लेते हैं ना जी उसी ऑडिटर की, तो यू नो ऑडिटर इज सर्विंग एज एन एजेंट, मानते हैं आप इस बात को? यस सर। कैसे सर वो कंपनी की, सर वो जैसे इंटरनल ऑडिटर है सर, वो कंपनी के लिए काम करेगा ताकि उनकी वो रिपोर्ट्स बना सके सर। नहीं, ना सिर्फ इंटरनल ऑडिटर बल्कि एक्सटर्नल ऑडिटर भी जी सर्विंग सर, वो एज। कंपनी हायर करती है ना सर, शेयर होल्डर्स हायर करते हैं सर ताकि फेयर हाँ, व्यू मिल सके सर रिपोर्ट्स वो का। इस वजह से कि पीछे उनके शेयर होल्डर हैं, लेकिन जी शेयर सर। होल्डर चूंकि ये काम खुद नहीं कर सकते थे, और जी उन्होंने सर। ऑडिटर चूंकि स्पेशलाइज्ड हैं अपनी फील्ड में, उनको अपॉइंट कर लिया। अब ऑडिटर इज सर्विंग एज एन एजेंट टू द शेयर होल्डर, और शेयर यस होल्डर सर। क्या बन गए? प्रिंसिपल। अब वहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर वहाँ पे ऑडिटर अपने जाती बेनिफिट को लेते हुए जो मटेरियलिटी और वो जो कोई अगर रिपोर्ट को सही तौर पे नहीं देता, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑडिटर ने अपने जाती बेनिफिट को पैरामाउंट रखा, प्रायोरिटी पे रखा, और पीछे किसको किया? शेयर होल्डर को। तो यस सर। दैट आई थिंक, बट एनी हाउ आई थिंक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज देयर। और लाइक इस वक्त मेरा रोल भी, यू नो, बीइंग अ टीचर आई एम सर्विंग एज एन एजेंट टू द ICMAP, क्योंकि वो प्रिंसिपल है, मैं एजेंट हूँ। अब हाउ आई एम यूजिंग दिस टाइम विद माय मोस्ट ऑनेस्ट एंड अटमोस्ट बेस्ट एफर्ट्स में, अगर मैं नहीं करता तो एज ए एजेंट आई एम सेक्रीफाइंग द आई मीन लाइक द माय शेयर होल्डर, एंड दैट्स व्हाई माय जो प्रिंसिपल है वो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हमने चीज़ों को देखना होता है। एनी ऑफ माय डियर, कम्युनिकेशन में आप देखें, बात है कि यहाँ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? टू मेक थिंग्स मोर कॉमन टू एवरीवन। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमें आप लोगों को देनी है, या कंपनीज के अंदर मिशन है, विजन है, जो भी है, अब वो ट्रू सेंस में, जिसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, वो पहुंचाना देना बड़ा ज़रूरी है। सेम इन द केस विद द बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन रखना सबके साथ, ये भी एक एथिकल है, मतलब विद द कस्टमर, विद द सप्लायर, विद द इवन कंपेटिटर, विद अदर पार्टीज लाइक। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यू गॉट द पॉइंट जी? यस सर। अच्छा, आप देखिए माय डियर, 6 स्टेप टू इम्प्रूव बिजनेस एथिक्स। अच्छा, बिजनेस एथिक्स को हम बेहतर करना चाहते हैं, क्या करें? बड़ी सिंपल बातें हैं। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोशन ऊपर से होगी तो देन आई थिंक, चूँकि अगर आपके बॉसेस हैं वो मतलब है कि आपको सपोर्ट करते हैं, ओपन डिस्कशंस करते हैं, कोई चीज़ छुपानी नहीं है, और कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा, तो such sort of values should be made, and it should come from top to bottom, and that's why I think the if business aspects need to be improved, so one must have a top management support. Very simple. Expectation begin at the top. और देखिए, मैं अगर आपसे एक्सपेक्टेशन गलत लगाता हूँ, ठीक है, तो नेचुरली आई थिंक क्या होगा? तो बिजनेस एथिक्स तो नहीं होंगे ना। और अगर आप मुझसे एक्सपेक्टेशन गलत करते हैं, अगर इंस्टीट्यूट वाले मुझसे अगर गलत एक्सपेक्टेशन करेंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं ऐसा, तो नेचुरली फिर
हम एजुकेशन का वो वाला इन्वायरमेंट प्रमोट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। एक तो है सपोर्ट और चीज़ है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी और है। एथिक्स इम्बेडेड इन ट्रेनिंग। अच्छा आप देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय एथिक्स इम्बेडेड इन ट्रेनिंग? सर हमें ट्रेनिंग के दौरान सर हमें बिजनेस के एथिक्स सिखाए जाते हैं। नहीं, इम्बेडेड इम्बेडेड इन ट्रेनिंग बताइए क्या है? इम्बेडेड इन ट्रेनिंग। जो चीज सिस्टम का हिस्सा हो ना, ये वो जैसे कल्चर एम्बेडेड इन ट्रेनिंग का मतलब है कि जब लोगों को ट्रेन किया जाए तो उस ट्रेनिंग के अंदर ही वो वैल्यूज आपको सिखाई जानी चाहिए। मसलन हमने आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलवाया। जी जी सोनिया, बेटा जी, यू आर सपोज टू टॉक प्लीज, इफ यू लाइक टू आस्क क्वेश्चन प्लीज। जी जी। मैम सोनिया, इफ यू लाइक टू मेक अ क्वेश्चन प्लीज, यू आर अलाउड। जी, आप बोलिए जी सोनिया प्लीज। मैम सोनिया। यस सर, अब हो गया है अनम्यूट। जी जी प्लीज। हेलो जी जी। सर, आप ये कह रहे थे ना एथिक्स एम्बेडेड इन ट्रेनिंग, तो मैंने एक्चुअली यही कहा था, लेकिन मैं म्यूट थी, तो दैट्स व्हाई मैं हैंड रेस करी थी। तो अब आपने बता ही दिया है कि वो ट्रेनिंग के अंदर जो मतलब ट्रेनिंग करने से, लाइक जैसे आपने अभी कल्चर की एग्जांपल दी है, तो उससे करने से जो हमें एथिक्स मिलते हैं, या मतलब जो हम सीखते हैं, जो ट्रेनिंग करने से हमें जो एथिक्स सीखते हैं हम वहां से, तो वो उसके अंदर ही होते हैं, वो हमें कहीं और से नहीं हाँ मिल जी, हाँ जी। सकते। असल में देखिए, अब जैसे अगर इम्बेडेड हमने करनी है ना चीज, तो हम उस ट्रेनिंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट के अंदर ही हम उन वैल्यूज को डाल देंगे। अब फॉर एग्जांपल, जिस तरह क्लास के अंदर ये दिस इज नेसेसरी दैट एनी स्टूडेंट इफ लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो उसको हम कहते हैं जी पहले रेज योर हैंड, और बगैर रेजिंग हैंड आप सवाल नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने क्या किया कि उस सिस्टम के अंदर उसको इम्बेड कर दिया। अब जब भी कोई सवाल बच्चा करेगा तो उसको ट्रेनिंग में हमने सिखा दिया है कि जनाब फर्स्ट यू रेज योर हैंड एंड देन टीचर वुड अलाउ एंड देन यू आर सपोज टू मेक योर क्वेश्चन। ठीक है जी। ये चीज क्या होती है? ये इम्बेडेड इन ट्रेनिंग है। इसका मतलब है कि मेक योर कल्चर प्लीज। अभी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ वो कल्चर और ट्रेनिंग के अंदर उसका पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं बनता, जिस वजह से हम सीखते नहीं है। मसलन अगर आप लोग अपनी यूनिवर्सिटियों के अंदर ये बात सीख के आए कि जो सीनियर है उसको जूनियर सर ही कहेंगे, तो माय डियर, आप मतलब है सेकेंड ईयर में थे जब, या फर्स्ट ईयर में थे, मीन फर्स्ट ईयर का मतलब मास्टर्स की फर्स्ट ईयर में, तो आपके जो सीनियर थे आप उनको सर कहते थे, और जो आपकी फीमेल है उनको मैम कहते थे आप, हालांकि वो आपके अच्छा, अब वो एक कल्चर बन गया। अब इसका मतलब है कि जब आप अपनी कंपनीज में आओगे ना, तो आपकी हैबिट बन चुकी है कि एनी सीनियर सर 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 सर। तो इसका मतलब है कि अगर मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज सिखाई जानी है, तो माय डियर ट्रेनिंग के अंदर वो चीजें पार्ट एंड पार्सल होनी चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग में ऐसी बातें हम सिखाते ही नहीं, एथिक्स की बातें हमारे इवन घरों के अंदर नहीं सिखाई जाती ट्रूली। तो वो वैसे ठीक है, अभी बात बात हम कर रहे होते हैं हम, क्या होता है कि जी बाहर को बंदा आता है, हम कहते हैं कि जी हाँ जी, उन्हें कहें जी वो घर पे अब्बू नहीं है। अब हालांकि उन्हें पता है कि अब्बू तो घर पे हैं ना। इसका मतलब क्या है? वी हैव नॉट। अब कल को मैं किस तरह अपने बच्चे को बताऊं कि बेटा जी आपने झूठ नहीं बोलना, मैं तो खुद झूठ बोल रहा था। ये उसी तरह बात है कि हमने टूथपेस्ट अगर बच्चे को तलकीन करनी है कि जी बिफोर गोइंग टू बेड आई थिंक आपको टूथपेस्ट करना है, लेकिन वो देखते हैं कि अब्बा जान तो खुद नहीं कर रहे, वालदेन तो खुद नहीं कर रहे, लेकिन जब मैं कहूँगा तो वो बात का असर नहीं हो। इसका मतलब कल्चर के अंदर ये चीज इम्बेडेड का मतलब है कि वो पार्ट ऑफ प्रैक्टिस हो, और एवरीवन इज डूइंग एंड दैट्स व्हाई उसका असर ज्यादा होगा। हमारे कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब कल्चर सोसाइटी की बातें ना करें, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट
द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो हम अपने सीनियर को करते हुए नजर देखते ही नहीं है। मतलब मैं आई रिमेम्बर, मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं अली है, अली अली से ज़रा उमैर है, उनसे पूछिए। मैं नहीं इनको अलाउ करता होता क्लास में कि ये सर जी कहें, बिकॉज आई लाइक दैट स्टूडेंट शुड से सर। जी इज अ बिट लाइक इनफॉर्मल टाइप टर्म है। और ऐसा नहीं होता मेरी क्लासेस के अंदर भी एक ही दो दो लोग बोल रहे हों, ऐसा नॉट एट ऑल। आई थिंक आई नेवर अलाउ टू माय स्टूडेंट्स लाइक। यस सर। क्यों अली ऐसा ही है ना जी? जी सर, ऐसे ही है सर। I try my level best to बिल्कुल ऐसा follow ही है। the punctuality, dedication। और ऐसा बच्चों को ये नहीं कभी मिलेगा कि जी हम जस्ट लाइक वी आर wasting the time and so on so on। जी जी, ये जो those who are raising their hands, they are supposed to make discussion please। वकास बेटा जी बोलिए प्लीज। अजीम यू आर सपोज टू टॉक। जी 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 जी। माइक म्यूट हुआ था, अब अनम्यूट हुआ। हाँ जी, अभी भी अब ठीक हो गया कि नहीं? सर अब ठीक हो गया, लेकिन अजीम का माइक अभी भी म्यूट है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम मिस्टर अजीम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना। नहीं अनम्यूट नहीं, ही मैं करना चाह रहा था, अनम्यूट के लिए बार बार हैंड रेज कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, एनी हाउ, एथिक्स ऑफिस सेटअप, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इन्फॉर्म्ड, देयर मस्ट बी इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब ही क्या है कि वो उसको आप इम्पोज करें और मीन इट शुड बी शोन इन प्रैक्टिसेस। अदरवाइज तो वो थ्योरेटिकल एक बातें हो जाती हैं जिस तरह हम नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो बहरहाल बिजनेस एथिक्स कैन ओनली बी प्रमोटेड इफ द फॉलोइंग सम स्टेप्स वुड बी टेकन। अच्छा, अब आइए ज़रा प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के ऊपर। दीज आर द प्रिंसिपल्स विच हैव बीन यूज्ड हियर। तो बड़ी सिंपल है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। लेकिन मैं पहले भी आई हैव जस्ट डिस्कस्ड ऑनेस्टी का ताल्लुक मनी यूटिलाइजेशन से होता है, और इंटेग्रिटी आपकी ये है कि यू आर नॉट टेकिंग एनी प्रेशर और योर थिंकिंग इज नॉट बीइंग चेंज्ड। Just like I have given example of auditor integrity is that the auditor have to give the true and fair view according to the financial reporting, international accounting standards, and any sort of pressure if is there, then the opinion of the auditor should not be changed। ये है इंटेग्रिटी कि आप प्रेशर को एक्सेप्ट करते हुए जो ट्रू बात है और जो फेयर बात है वो आपने कहनी है। प्रॉमिस कीपिंग एंड ट्रस्टवर्दीनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस, concern for others, respect for others, law abiding, commitment to excellence। ये भी मेरा ख्याल है इस पे हम लोग ये बड़ा काफ़ी मुश्किल है इसको, मतलब है कि प्रैक्टिसिंग करना। अब कमिटमेंट टू एक्सीलेंस का मतलब ये है कि अगर टीचर हैं तो दे आर गिविंग, इफ दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू गिव द हाई अचीवमेंट। और ये है फिर कमिटमेंट टू एक्सीलेंस की तरफ है, चूँकि जिन लोगों में डिज़ायर टू लीड होता है और वो अचीवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, वो लाइकवाइज। इसीलिए इसके एक मैनेजमेंट में एक टर्म होती है सेटिस्फाइसिंग कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप ऑप्टिमम से नीचे रह के कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो माय डियर वो सेटिस्फाइसिंग है। ठीक है, तो लिहाजा कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। अब ये बड़ा ही मुश्किल सा काम है कि टू डिटरमिन कि जी व्हाट जेंटलमैन इज डूइंग या माय बॉस इज डूइंग या आई माई सेल्फ इज डूइंग, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अचीव द मैक्सिमम वन। तो खैर एनी हाउ एथिकली मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुश्किल है। लीडरशिप बिजनेस के अंदर जितनी होगी और फेयर लीडरशिप होगी, और चूँकि ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप leader is not try to decide each and everything, rather a good team is created, effective team is created, decentralization would be done, vision would be given। और तो naturally I think तो शेयरिंग उसमें असल में फिर शेयरिंग होती है, और शेयरिंग से लाइक रेपुटेशन एंड मोरल है जी, अकाउंटेबिलिटी का और अमल लाना पड़ेगा। क्योंकि इफ बॉस इज देयर तो वो भी अपने आप को कहता है जी आई एम अकाउंटेबल फॉर लाइफ।
और अकाउंटेबिलिटी मीन आप माय सिस्टम कैन चेक ऑटोमेटिकली। तो उससे फिर क्या है, तो जब अकाउंटेबिलिटी में हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज देयर, सो एनी सिस्टम वुड बी चेक, उसमें मैकेनिज्म है। आजकल बिजनेस एथिक्स के लिए इसीलिए तो वो जो सीजी का कॉन्सेप्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, वो that's what is there, because if board of directors are there, so board of director as an agent on behalf of the shareholder are taking decision. So that's why there must be some mechanism, because the prime thing for the agent is to protect the property of the shareholders. And same in the case with the CEO. CEO must being the top, क्योंकि ये ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, तो इनको अपने एजेंट प्रिंसिपल जो हैं उनकी प्रॉपर्टी की सेफ गार्डिंग करना जरूरी है। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि देयर मस्ट बी सम प्रॉपर सिस्टम शुड बी यूज्ड, जिसमें मेक श्योर हो सके कि जो एसेट्स ऑफ द कंपनीज हैं इट इज बीइंग यूज्ड प्रॉपरली। अच्छा जी, अब देखिए ऐसा है, यहाँ पे आपको ये 3 किस्म की एथिक्स ज़रा होंगे। ट्रांजैक्शनल एथिक्स हैं, पार्टिसिपेटरी एथिक्स हैं, सो ट्रांजैक्शनल और सॉरी ये मेरा ख्याल पार्टिसिपेटरी शायद कोई नहीं है, मैं देखूंगा फिर। अच्छा तो यानी हाउ here all parties involved in the action pattern have interest that happen to coincide in time but that do not affect each other. In order to let each party's transaction run smoothly, all parties have to accept the principle of equality. ठीक है, ट्रांजेक्शनल है। इन ऑर्डर टू लेट थिंग्स रन स्मूथली, फॉलोइंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड कि उसमें एक तो ऑनेस्टी लेके आए और रेसिप्रोसिटी लेके आए। देखिए रेसिप्रोसिटी ये है कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो आई मस्ट गिव यू दिस राइट कि आप भी मुझसे क्वेश्चन कर सको, ठीक है ना जी। ये है रेसिप्रोसिटी कि जो मैं बिहेव कर रहा हूँ वैसा ही मैं आप अपने पार्टनर को कहता हूँ या उन पार्टीज को कहता हूँ कि आप भी कर सकते हो। तो जब हम कहते हैं ना इंटरेक्टिव सेशन होगा, इसका मतलब टीचर भी सवाल करेगा और स्टूडेंट भी सवाल करेगा। अगर मैं कहूँ नो 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 नो, आई ओनली हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन एंड डोंट डिस्टर्ब माय लेक्चर, तो ये फिर मेरा ख्याल है इसमें रेसिप्रोसिटी इज नॉट इन्वॉल्व देयर। तो ट्रांजैक्शनल एथिक्स में तो देखो ना, ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन है, बीइंग बायर और बीइंग सेलर। हम जो चीज एक दूसरे से लेंगे देंगे उसमें ऑनेस्टी और रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी एथिक्स है, इट प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट हाउ टू mediate between business goal and moral demands and how to serve the society in moral ethical way and gain corporate excellence। अच्छा अब देखिएगा, देखिए यहाँ पार्टिसिपेटरी का मतलब आपका रोल बेसिकली मीडिएट है बिजनेस को एंड मॉरल डिमांड। अच्छा ये मैं अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँ, जिन लोगों ने मार्केटिंग और सोसाइटियल मार्केटिंग पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो सकता है। आई मे आस्क यू अबाउट सोसाइटियल मार्केटिंग क्या है। हाँ जी प्लीज, जो जो लोग रेजिंग देयर हैंड्स प्लीज अगर बोलना चाहें तो जी यू आर राइट टाइम टू आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी कुछ पूछना है जी। मेरा ख्याल है कि जो आप लोगों के म्यूट है या तो खुद किए हैं या हो सकता है ऑफिस वालों ने म्यूट किए हो, आई डोंट नो। हाँ जी, बट एनी हाउ आई थिंक इफ यू लाइक टू आस्क सो प्लीज, सोसाइटियल मार्केटिंग क्या चीज है। सर जब आप अपनी एक टारगेट मार्केट की नीड्स वांट्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनकी डिजायर्ड सेटिस्फेक्शंस को जानने की कोशिश करें, उनको प्रिजर्व करें और देखें कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इसको सोसाइटल मार्केटिंग कहते हैं। बेटा आई एम सॉरी, आई आई I cannot agree with this one, right?
क्योंकि ये अभी शायद बल्कि पूरी मार्केटिंग भी नहीं बताई आप। अजीम, मैम सोनिया प्लीज, और अदर पार्टी। ये कराची से कुछ आई डोंट, मैं थोड़ा सा वो हूँ, कुछ लोग बोलते ही नहीं है। इस्लामाबाद में असद वाज लास्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग। असद, यू हैव ज्वाइंड आवर क्लासेस? यस सर। असद प्लीज। सर मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इस वजह से मैं चुप बैठा हूँ। अच्छा चले, ओके ओके। हाँ। एनी पर्सन फ्रॉम कराची प्लीज। जी, you have a I mean choice please, at the moment you can speak जी please। चलें, लाहौर से बोलें जी प्लीज। क्वेश्चन रिपीट कर दें। My question is, what is societal marketing? May I repeat my question again? What is society? नो आइडिया सर। जी, नो आइडिया सर। even though this is good idea जी। सर सच बोल देना चाहिए अगर ना आता हो तो। हाँ नहीं, आज तो वैसे भी एथिक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग। अच्छा देखिए, इस तरह है। अली आप बताओ बेटा। सर ये कस्टमर को देख के तो कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। कस्टमर जी? बेस, फिर कस्टमर बेस मतलब सर कंज्यूमर की ये यूं, सर इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं सर, मे बी के सर सर मार्क सर ऐसे कर सकते हैं जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट ये वगैरह कह करे। सकते हैं जी जी सर, ये कह सकते हैं कि मतलब हम एथिकल वैल्यूज, वेलफेयर के हवाले से उस चीज को हम मद्देनजर रखते हुए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करें सोसाइटी में, वो शायद। क्योंकि सर ऐसे कह सकते हो जैसे हम एडवर्टीजमेंट करें तो एथिकली ठीक हो, कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक हो। देखिए अजीम, फिर भी और सर मतलब कि आप अपने, जैसे कि हमारे फैक्ट्री में जैसे कंडक्ट होता है कि अगर हमारे जो भी जो वेस्टेजेस होते हैं तो वो थ्रू आउट करते हैं कि रिवर्स वगैरह में जाते हैं, तो उसके लिए पॉलिसीज होती हैं, उसके लिए एथिक्स होते हैं बेसिकली। तो वो वाले जो एथिक्स होते हैं उनको वो करना, सब मतलब अवेयर करना या सबको बताना, या जो भी एथिक्स हैं, तो ये होते हैं आई थिंक सोसाइटल मार्केटिंग। देखो मेरा, आप लोग, अच्छा जी अली, अभी आप अपना इनपुट दीजिए, फिर आई जी विल। सर, मैं कुछ कहना चाह रहा था सर। जी सर जी सोसाइटल मार्केट सर यूं भी हो सकती है कि कंपनी डिसीजन मेक करती है सिर्फ अपने कंज्यूमर वांट्स को और कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, साथ साथ अपनी सोसाइटी के भी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए सर वो जो डिसीजन मेक करती है उसको हम सोसाइटल मार्केटिंग कह सकते हैं। देखिए ऐसा है कि जो मार्केटिंग अगर कहेंगे ना, तो जी सर। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि कंपनी फॉर द फुलफिलिंग ऑफ द नीड ऑफ कस्टमर डिलीवर अ वैल्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और जी ये सर। मार्केटिंग है जो नीड बेस्ड कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करके जो कंपनी प्रॉफिट और अपनी उसमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, ये मार्केटिंग है। जब हम सिंपल मार्केटिंग कहते हैं तो उसमें सोसाइटी शामिल नहीं होती थी। जी आज सर। सोसाइटियल मार्केटिंग है, उसमें तीन पार्टीज हैं। वन इज कंपनी, अदर इज कस्टमर, और थर्ड वन इज सोसाइटी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जनाब कंपनी वुड satisfy the need of customer but by minimum damaging the in societal environment, my dear। इसका मतलब है कंपनी ने सोसाइटी की वेलबींग के लिए भी काम करना है। अब सवाल है कि वेलबींग किस तरह आप कहते हैं। देखो, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो उससे इन्वायरमेंट डैमेज भी होता है। उसे एंटी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे ताकि नुकसान कम से कम हो इन्वायरमेंट को। एक पाकरब, एक फर्टिलाइजर कंपनी जो है, या ये कादराबाद के पास जो बिजली बन रही है, उससे जो कंटेमिनेशन निकल रही है, वो तो साहिवाल और इर्द गिर्द के लोगों के लिए, सेहत के लिए बड़ा नुकसान है, शायद पूरे पाकिस्तान के लिए भी, चूंकि उससे कंटेमिनेशन। अब उन पावर जनरेशन वालों को क्या चाहिए कि उस इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए उनको ग्रीन बेल्ट्स भी लगानी चाहिए।
ऐसी मशीन लगानी चाहिए जिनसे कार्बन या वो पॉइजनस जो एयर है वो कम से कम वहां से निकले। और आज की दुनिया में इस लफ्ज को सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हमने कंपनी ने चीज़ें अपने कस्टमर के लिए बनानी है, लेकिन अपने इन्वायरमेंट को भी महफूज रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट। और जहां सस्टेनेबिलिटी के बगैर आप कोई चीज बना रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर, तो वो मार्केटिंग तो हो सकती है, लेकिन वो सोसाइटियल मार्केटिंग नहीं है। आजकल इसका एक और नेम है, उसे ग्रीन मार्केटिंग कहा जाता है। ग्रीन का मतलब ही यही है कि हम ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी चीज़ों को लॉन्च करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। तो इसका मतलब है कि जब आपने सोसाइटियल मार्केटिंग की बात करनी है तो आपने कहना है कि देयर आर थ्री पार्टीज, वन इज कंपनी, the other is customer, the third one party is society. So for the well-being of the society and for the satisfaction of the customer, जो कंपनी इस तरीके से रह के अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हुए काम करेगी, सर काफी डिस्टॉर्शन हो रही है सर। ये अभी यहाँ से वो एक माइक प्लीज प्लीज ऑफ कीजिएगा, माइक को, माइक को ऑफ कीजिएगा प्लीज, माइक ऑफ कीजिएगा। Still this is on, still this is irritating. Excuse me. जी, तो अच्छा अब देखिए माय डियर, दैट्स व्हाट, जब आप सोसाइटियल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आगे ना ये बात पार्टिसिपेटरी एथिक्स। आप जरा देखें, इट प्रोवाइड्स आइडिया अबाउट हाउ टू मीडिएट बिटवीन बिजनेस गोल एंड मॉरल डिमांड्स एंड हाउ टू सर्व द सोसाइटी। अब देखो, आप डायरेक्टर हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आप एम्प्लॉइज हैं, तो आपने, या कोई भी हैं, तो आपने देखना है कि हम जो कंपनी के गोल्स और सोसाइटी की जो एथिकल रिक्वायरमेंट उनको बैलेंस करना है। ये ना हो कि आप सोसाइटी को डैमेज करते 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 रहें और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के अपने शेयर होल्डर को देते रहें। तो माय डियर, दिस इज अनएथिकल वन। दैट्स व्हाट, एज ए पार्टिसिपेटरी, आई मस्ट हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द सोसाइटियल गोल एंड द बिजनेस गोल। ये उसी तरह बात है कि मेरे पर्सनल गोल और पब्लिक गोल के दरमियान मुझे बैलेंस रखना होगा। मेरा ख्याल है ये बात क्लियर हो गई होगी जी। आगे चले हम लोग जी। नाउ माय डियर, दिस इज लीगल एथिकल ग्रिड एक हम बना रहे हैं, और दिस इज व्हाट के दिस इज इलीगल, लीगल, एथिकल और अनएथिकल। तो माय डियर, ये चीज़ जो है यहाँ अगर देखें, ये चीज़ इलीगल है लेकिन एथिकल है, और यहाँ पे देखें इलीगल है, अनएथिकल है, यहाँ पे लीगल है और एथिकल है। तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वो ये वाला एरिया है, ग्रीन। उसकी वजह है कि यहाँ चीज़ें एथिकल है लेकिन इलीगल है। अभी हम आगे चल के आपसे बात करेंगे अभी कि लीगल और एथिकल में क्या फ़र्क है, ठीक है, एनी हाउ। और यहाँ पे दोनों चीज़ें ही गलत है, ये रेड चूँकि अनएथिकल और इलीगल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लीगल बट अनएथिकल है, और लीगल और एथिकल। तो सबसे अच्छा एरिया वो ये है कि मैं रूल को भी फॉलो करता हूँ और एथिक्स को भी फॉलो करता हूँ। देखिए, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। आज आप मतलब एक दरख्त लगाते हैं तो ये एथिकल है, लेकिन अगर मैं दरख्त नहीं लगाता तो ये क्या है, ये मुझे कोई मुल्क में, किसी मुल्क में या मेरे मुल्क में वो मुझे पकड़ के नहीं लेके जाएंगे जी कि आपने दरख्त नहीं लगाया, ठीक है। लिहाजा क्या है कि मैं रूल भी फॉलो करता हूँ, मैं टैक्स भी पूरे देता हूँ, मैं तमाम और भी जो गवर्नमेंट के हैं जो ट्रैफिक रूल्स हैं, मैं गाड़ी 18 ईयर का मैं जब उससे बिलो था तो मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, चूँकि लॉ नहीं कहता मुझे, दैट्स व्हाई आई हैवंट ड्राइव। मैंने गाड़ी गलत जगहों पे पार्किंग नहीं की चूँकि दिस इज इलीगल। और साथ साथ में एथिकली भी, मतलब है, एथिक ये है कि मैं गाड़ी को मतलब है कि वर्कशॉप पे जाके उसकी ब्रेकिंग और सिस्टम, दूसरा बहुत सारी उसकी कंटेमिनेशन को मैं खुद दूर करवाता हूँ ताकि
उसके चलने से कोई दूसरे मसाइल पैदा ना हो, ताकि उसमें नॉइज ज़्यादा ना हो। आज हमारे बहुत सारे हैं ना स्टूडेंट जो हैं, वो बाइक में बांसुरी निकाल के चला रहे होते हैं और पूरी आवाज़ दे के वो कर रहे होते हैं। ठीक है, वो तो खैर है भी, वो इलीगल भी है टेक्निकली, जिस तरह वन व्हीलिंग करना इलीगल है टेक्निकली। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एनी आई थिंक हमें यहाँ पे लीगल और एथिकल, लेकिन इसको मजीद हम अभी यहाँ पे आगे चल के हमने वो जो कैरोल का मॉडल है इंशाल्लाह वहाँ हम करनी। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंस एक हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं लाइक मॉरल, मॉरल एथिक्स लाइक, तो ये लैटिन और ग्रीक वर्ड्स हैं, इसको छोड़ें बहरहाल। लेकिन असल में मॉरल सोशल इन नेचर होता है, एथिक्स पर्सनल इन नेचर होता है। मॉरल जो हमेशा बेस्ड ऑन कस्टम्स हैं, ठीक है, और जो एथिक्स होती हैं ये बेस्ड ऑन पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे शादी ब्याह होती हैं, वहाँ बहुत सारी कस्टम्स हैं और हम उसके मुताबिक करते हैं, वो मॉरल्स हैं। एथिक्स हमारे ज़ाती पर्सनल एस्पेक्ट्स के हवाले से होते हैं। मॉरल एक्सेप्टेड बाय रिलीजियस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह सोसाइटी में शादी ब्याह की मैंने बात की, मीना बाज़ार लगता है जी, या बल्कि एक बहुत बड़ी वो चीज़ होती है कि जी हमारे यहाँ डिग्री अगर अनाउंस करनी है तो हम उसके लिए कन्वोकेशन है जी, तो वो बेसिकली कन्वोकेशन एक अच्छे इदारे जो हैं वो करते हैं। वजह क्या है कि ये एक्सेप्टेड बाय रिलीजियस कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, तो उनके उनके कल्चर के अंदर है कि जी ये एक मॉरल चीज़ है, हमने करनी है। दूसरा ये एथिक्स पर्सनली एक्सेप्टेड होते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेड है, और मॉरल जनरल प्रिंसिपल के ऊपर होते हैं, और ये पर्सनल प्रिंसिपल और वाइडर स्कोप के ऊपर होते हैं। तो लिहाजा माय डियर, ये ज़रा थोड़ा सा जहन में रखिए, जो मेन चीज़ है मॉरल एक ओवरऑल की बात हो रही है, और एथिक्स में पर्सनल मैटर को ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी चीज़ को आप थोड़ा सा अगर आप देखें तो माय डियर देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि आगे चल के हमने इसकी बात भी करनी है, एथिक्स वर्सेस लॉ, तो रिलेशनशिप बिटवीन लॉज एंड एथिक्स। तो देखें कुछ जगहों पे ये देखें, ये है, ये वो एरिया है जो लॉफुल भी है और एथिकली भी है, लेकिन यहाँ लॉ है लेकिन एथिक्स नहीं है, और यहाँ एथिक्स हैं लेकिन लॉ नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं दोस्त के साथ एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, और या मैंने वैसे उसके साथ जो कर लिया, झूठ बोला, लेकिन मुझे उस झूठ की वजह से बाद में कहा यार मैंने तो मजाक किया था, लेकिन मुझे उस झूठ बोलने पे थाने वाले पकड़ के नहीं ले जाएंगे, क्योंकि दैट वाज व्हाट, लेकिन एथिकली क्या चाहिए था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या फर्ज करें तो यहाँ पे क्या है, एथिक्स आया लेकिन लॉ वाला मैटर नहीं है। बाद जगहों पे लॉ होता है कि जो इन्फोर्सिंग एक चीज है वो आपको है, लेकिन वहाँ, लेकिन असल जो चीज है वो ये है कि वो गुड एरिया होता है कि जहाँ लॉ और एथिक्स कंबाइन हो जाए, और वो रिक्वायरमेंट होती है, होनी चाहिए जो टेक्निकल उस हवाले के साथ क्लियर है जी। अच्छा माय डियर, ये फिर वो हमने एथिक्स की जो पहले हम प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा इस हवाले के साथ ज़्यादा एक और वे में ज़रा बताने की कोशिश की गई थी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स क्या है कि इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और प्रोफेशनल बिहेवियर होना। अच्छा, ये आपके वो जो है ना ऑडिट के अंदर, और वो जो अकाउंटेंट और फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा क्लोजर हैं बेसिकली। जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि ऑडिटर जो है उसकी इंटेग्रिटी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाहूँगा, ये ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब आप लेते सर बाइसेस ना हो, बाइसेस ना हो। हैं, बाइसेस ना हो? क्या मुझे बताइए कि सर एक आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस पे नहीं आते सर। जी आप सर किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस पे नहीं आते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता सर आपका। नहीं, अच्छा मैं ये एक 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 टीचर की ऑब्जेक्टिविटी को आपने चेक करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? एक ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को चेक करेंगे, कैसे करेंगे आप सिर्फ एक बच्चे को सुनते रहे, दूसरे को सुने ना। जी? आप सिर्फ एक बच्चे के आंसर करते रहे, दूसरे बच्चे के किसी के क्वेश्चंस को आंसर ना करें, उसको इग्नोर करें। हम्म। और सब्जेक्टिविटी क्या होती है?
वापस आता नहीं तुम जी 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 मैम बोलिए प्लीज। ऑब्जेक्टिविटी सर के सबको आप इक्वली ट्रीट करें। देखिए ऐसा है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो आप पर्पस रखते हैं अगर उसी पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे हैं ना तो माय डियर ऑब्जेक्टिविटी होती है। मसलन आई एम ए टीचर तो आई शुड जस्ट टीच क्लास, और अगर मैं आया पढ़ाने हूँ लेकिन अगर मैं 1.5 घंटा दूसरी को गपशप करके चला जाऊं तो ये अप्रोच मेरी सब्जेक्टिव अप्रोच हो जाएगी। और सब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि दिस इज बेस्ड अपॉन माय पर्सनल डिजायरेबिलिटी, माय पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो देखें ये जो एथिक्स के प्रिंसिपल अब देख लें, इसे अप्लाई कर लें। यू आर ए डायरेक्टर और जिस पोजीशन पे आपको रखा गया है उस पोजीशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो काम करें। ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो काम करें, ठीक है। टीचर का जो ऑब्जेक्टिव है वो काम करें। रिसर्चर का काम रिसर्च, ट्रू एंड फेयर रिसर्च करना है और वो उस गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा। तो ये अप्रोच उसकी कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि द एफर्ट्स मस्ट बी मेड in order to achieve the objective for the purpose he has been engaged and his or her services have been hired. ये my dear, this would be the objectivity would be there. Auditor का काम true and fair रिपोर्ट देनी है और अगर वो ही रिपोर्ट देता है तो ये उसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। और अगर उसमें उसकी पर्सनल बाइसेस, लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ आ जाती हैं तो ये फिर सब्जेक्टिविटी है। और नेचुरली सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं जी इफ सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज मेरी ICMP के हेड ऑफिस ने कुछ हायर किए हैं तो आई शुड नॉट डिस्क्लोज विद माय स्टूडेंट्स। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्ज करें कि जी पेपर टीचर बनाते हैं, अगर वो क्लास में बता देंगे जी इस साल का पेपर मैंने बनाया है, so this is wrong one, unethical, because confidentiality has not been maintained by that teacher। और ये ऐसा होता है नॉर्मल। जो कॉलेजेस के टीचर हैं अगर उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर है वो बताते हैं कि जी बच्चों में प्रेशर काम करने के लिए, तो दैट इज अच्छा। इसी तरह प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेरा ख्याल है क्या चीज़ होती है। कॉम्पिटेंस का ताल्लुक ही क्या है? आपकी स्किल्स के ऊपर है। तो सवाल ये है कि आर यू कॉम्पिटेंट वन, have you capacity, have you capability to deal up? For example, I am an accountant, so it means I should be competent accountant, mean that my skills should be upgraded one उस level के हों। तो अगर naturally if I am not a good teacher, if I am not skilled one, तो मेरा ख्याल है मैं फिर naturally professional competence show नहीं करूँगा। अच्छा ये ड्यू केयर माय डियर क्या चीज़ होती है? What is due care? जी due care, I'm interested to know। यानी कि सर पूरा जैसी पूरा चीज होना, सबसे यानी कि बनती है। किसी क्वालिटी का हमारा जी बेटा। सर सर कोई और बात कर रहा था। सर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं किसी चीज को करने के लिए सर उसको फॉलो किया जाए, उसे कहेंगे सर। तो फिर वो प्रोफेशनलिज्म क्या है? ड्यू केयर को हम क्या? सर बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ड्यू केयर ये कि कोई चीज हम पूरी जैसे कि हम एक चीज है, एक उसको इफेक्टिव लेवल पे लेके चलते हैं, तो और एक होता है हम उसको एफिशिएंसी लेवल पे लेके चलते हैं। नहीं तो नहीं, जो इफेक्टिव लेवल पे लेके चलते हैं यानी कि नॉर्मल हमारा एक टारगेट है उसे अचीव कर लिया बस, तो ये ड्यू केयर होगी। लाइक हमारे कुछ लॉज या एथिक्स हैं तो उनको हम बेटा जी आई एम सॉरी आपकी डिस्कशन इज नॉट सो क्लियर। मतलब ये जो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आपने साथ लिंक किया है ना, येट आपकी डिस्कशन इसको देखो। एक मुझे बताइए, एक डॉक्टर की ड्यू केयर क्या होगी? एक ऑडिटर की ड्यू केयर क्या है? ऑडिट का सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट फेयर हो, रिपोर्ट फेयर हो।
मिनट ड्यू की एक मिनट रिपोर्ट फेयर। पहले मुझे ये बताइए, ऑडिट एंड इंश्योरेंस वगैरह का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं आप? यस सर। यस सर। जी सर। बताएं, फिर आप मुझे बताइए, आप इधर उधर की बातें मार रहे हैं तो आप मुझे प्रोफेशनल सेंस में बताएं ना। मैं पहले भी बताया था कि दिस कॉन्सेप्ट इज हेवीली यूज इन ऑडिट एंड अब मुझे आप उसको जरा सर बताएं कुछ आप लोगों ने पढ़ा है ड्यू की सर किसको इट कहते इज सर वो तमाम कोड ऑफ कंडक्ट जो किसी प्रोफेशनलिज्म को करने के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको इंश्योर करना कि वो हमने काम उस तरीके से किया है। हैं? एग्जैक्टली अब तो ये बात बनी ना मैम। अब आप कह रहे थे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। देखो, ड्यू केयर का मतलब है कि किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए उसके लिए जो नेसेसरी प्रिपरेशन है, स्टेप्स हैं, वो आप पहले एंश्योर करने के बाद फिर उस काम को। अब मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। मसल फॉर एग्जांपल आपने वाउचिंग करनी है, तो वाउचिंग की ड्यू केयर क्या होगी? अजीम बताइए। सर वाउचिंग की होगी प्रॉपर रिकॉर्ड और एविडेंस के साथ। That's what it means that you will check the name, you will check the quantity, you will check the price, you will check it is properly authorized one, you will check that it is supported with some sort of evidence. ये तमाम चीजों को चेक करने के बाद then you will say okay, ये ड्यू केयर है माय डियर। ठीक है। और अगर आप उस वाउचर को बस अभी मेरा दोस्त लेके आया, अच्छा 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 जी, चलो जी अजीम ने लेके आया, ठीक है जी कोई मसला नहीं, मैंने साइन कर दिए, बाद में पता चला जी उसमें तो डेट ही गलत थी। अब वो जो आपने उसमें ब्लंडर मारा है वो ये था कि ड्यू केयर का मतलब है कि जो उसको क्वालिफाई करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो तमाम चीजों को इंश्योर करने के बाद आपको वाउच करना है कि जी ओके फाइन, ठीक है जी, मैंने इसको सब्सटेंशिएट कर लिया, इसकी एविडेंस इज अवेलेबल, आई एम गोइंग टू वेरीफाई इट, लाइक the date is there, the customer name, the value, the price, it is properly authorized one. अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये properly documented है, it is originally one, like this is the due care। इस तरह एक डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले ड्यू केयर उसकी ये है कि वो तमाम नेसेसरी इसेंशियल चीजें जो ऑपरेट करने से पहले करने की जरूरत है वो पहले उसको मेक करेगा, ये उसकी ड्यू केयर है। पता चला जी कि ऑपरेशन शुरू कर लिया तो अभी हमने मतलब है कि उसकी शुगर लेवल चेक ही नहीं की थी, एनेस्थीसिया पूरा दिया ही नहीं था, तो दैट इज व्हाट देयर विल बी प्रॉब्लम वुड बी देयर। ओके, so this is the due care is highly essential, or being the ACMA students, being the audit, being like accountant, I think ये इन लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। due care in auditing is heavily used by the teacher, please। Okay, next one is but models of management ethics। थ्री टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट एथिक्स है। एक देखिए अल्फाज सुनिएगा, मॉरल, immoral, immoral, please, what is moral, immoral, immoral, ये असल में आपस में उलट है, ये मॉरल एंड इमोरल। ठीक है। अब ये इनफैक्ट क्या चीज है, मॉरल मैनेजमेंट कंफॉर्म टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर। आप जरा, immoral मैनेजमेंट क्या है? स्टाइल डिवॉइड ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एंड एक्टिव ऑपोजिशन टू व्हाट इज, मतलब जो बिल्कुल उसके उलट है, जो अनएथिकल चीज है जिसमें एथिक्स नाम की कुछ चीज ना हो। ठीक है। अच्छा, जो इमोरल मैनेजमेंट है ना, इंटेंशनल डज नॉट कंसिडर एथिकल फैक्टर और अनइंटेंशनल कॉजल आर केयरलेस अबाउट एथिकल कंसिडरेशन। मतलब मैंने गलत काम कोई नहीं किया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ चीजें कॉजल या केयरलेस तरीके से मैंने कर लिया, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है, उसको मैं क्या नाम दूंगा? इमोरल। अनएथिकल में क्या होता है? इमोरल में क्या है? बिल्कुल आप गलत, जैसे मैं चोरी करूंगा तो चोरी करना क्या है? इमोरल एक्टिविटी है। ठीक है। और जो मॉरल मैनेजमेंट है वो तो यही है कि टू फॉलो द हाई स्टैंडर्ड, लेकिन कभी अगर स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं किए लेकिन उससे कोई आपकी डिसऑनेस्टी नहीं है और आप कोई अपनी जाती बेनिफिट या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उसको हम माय डियर क्या कहते हैं? मॉरल कहते हैं।
अब सोर्सेज टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, 5 मेजर सोर्सेज हैं माय डियर। यूटिलिटेरियन अप्रोच है, राइट्स, डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, फेयरनेस अप्रोच, कॉमन गुड अप्रोच, विर्चू अप्रोच, ये कुछ अप्रोचेस हैं। अब जरा देखिएगा यूटिलिटेरियन अप्रोच में क्या है कि डू गुड, डू मोर गुड, डू लेस हार्म। मतलब आप जिंदगी में जब भी कभी जब इस बेस पे काम करें कि मैंने मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा काम और उसका नुकसान लोगों को कम से कम पहुंचे, तो माय डियर ये अप्रोच आपकी कौन सी होगी? यूटिलिटेरियन अप्रोच। मैं फॉर एग्जाम्पल, देर आर इन द क्लास, देर इज 20 स्टूडेंट, ठीक है। मैं अब क्या काम करूंगा कि एक एक अगर मैं स्टेप लेता हूं उससे 18 स्टूडेंट्स का भला होता है और 2 स्टूडेंट को नुकसान अगर होता है, तो माय डियर मेरा ख्याल है काम कर हो जाना चाहिए, क्योंकि यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि आप वो काम करो कि जिसमें ज्यादातर लोगों का नुकसान हो और सॉरी फायदा हो और नुकसान कम से कम। तो आपने बेसिकली प्रोड्यूस बैलेंस बिटवीन गुड एंड हार्म के दरमियान। इसका मतलब नुकसान लोगों को कम से कम हो, फायदा ज्यादा ज्यादा। जहां फायदा ज्यादा ज्यादा है, नुकसान कम से कम है, माय डियर उसको हम अप्रोच को क्या नाम देते हैं? यूटिलिटेरियन अप्रोच, माय डियर। यू गॉट द पॉइंट जी लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। अच्छा जी, राइट अप्रोच, राइट्स अप्रोच क्या है? एथिकल एक्शन इज विच that protects and respects the moral rights we got affected. ये rights approach है, based upon human dignity, gives ability to choose freely what they do with their life. मतलब right ये है कि आप जैसे अभी मैं कहूँ जी कि one of student is supposed just to make a question, rest of any student is not allowed to make a question. My dear, ये basically मैंने rights approach को violate कर लिया। भाई जब मैं राइट्स दूंगा कि तमाम स्टूडेंट बोल सकते हैं, तो सारे स्टूडेंट बोल सकते हैं। आई डोंट हैव अ राइट टू से कि मैं कहूं जी 2 बच्चे सवाल करें और बाकी लोग चुप करके बैठे रहो, गलत है। राइट्स का मतलब है कि एवरीवन हैव द राइट्स, एंड आई एम नॉट सपोज टू से समथिंग कि जी आप जी 2 बोलो बाकी रहने दो। घर के अंदर जी ये बंदा बात कर ले, बाकी आप चुप, शट अप, कॉल दे दी जाए, ये गलत है। तो दिस इज व्हाट लाइक सेम फेयरनेस अप्रोच में, जैसे अरिस्टोटल ने कंट्रीब्यूटेड दिस आइडिया कि ट्रीट ऑल ह्यूमन बीइंग्स इक्वली, तमाम ह्यूमन को इक्वली ट्रीट करो। अब जैसे फर्ज करें राइट देना और बात है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सारे स्टूडेंट बराबर हैं, ये इक्वालिटी है। हमने इस पर्सन को बराबर रखा। जब मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, वेदर मेल वेदर फीमेल, वेदर एनी सॉर्ट ऑफ एज, तो मैं अगर आपको इक्वालिटी पे ट्रीट करता हूं, तो माय डियर ये नेचुरली क्या है, दिस इज सॉर्ट ऑफ। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है जी, बेस्ड ऑन मॉरल सोशल वैल्यूज, गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप, प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, वॉलंटरी होना चाहिए, रिक्वायरमेंट एंड गाइडेंस, रिलेटिव टर्म। अच्छा ये बताइए, ये कहती हैं जी कि जो एथिक्स होती हैं, जो मोरालिटी है, वो माय डियर कहा जाता है कि ये रिलेटिव टर्म्स हैं। इसका क्या मतलब है? जी व्हाट इज मेंट बाय, कहते हैं जी मोरालिटी इज अ रिलेटिव टर्म, एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म। जी प्लीज। सर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरकनेक्टेड है, कि एक चीज के होने से दूसरी चीज होगी। ये नहीं बेटा, आई एम सॉरी अगेन, सॉरी आई एम नॉट एग्रीइंग विद यू। इंटरकनेक्टेड इज नॉट अ रिलेटिव टर्म डियर। ओके जी सर ये अल्टरनेटिव यूज होते हैं। अल्टरनेटिव एग्जांपल दीजिए अजीम। सर जिस तरह अभी पीछे आपने पढ़ाया है कि एथिक्स पर्सनल ट्रेट्स के मुतालिक है और जो मोरल है वो एज अ सोसाइटियल है। तो जब पर्सनल अगर एक माशरे में लोग अच्छे होंगे तो ज़रा सोसाइटी भी वो ग्रो करेगी। तो अल्टरनेटिव हम यूज कर सकते हैं कि
नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी अजीम। सर मोरल, सर जो मोरल्स होते हैं सर वो इंडिविजुअल पर्सनल पर्सनल के प्रिंसिपल्स होते हैं, और सर जो एथिक्स होते हैं वो सोसाइटियल होते हैं सर। पहली बात है, हम अभी एज ए होल बात करना चाह रहे हैं। मॉरल, एथिक्स, ये सब कहती हैं कि मोरालिटी इज ए रिलेटिव टर्म। मसलन यूरोप में जाते हो तो वहाँ शराब पीना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जी यहाँ सर। दैट इज अ डिफरेंट थिंग्स। तो फर्क आ गया ना। इसका मतलब उनकी अखलाकियात उनके मुताबिक डिफरेंट है, हमारी अखलाकियात, तो ये है रिलेटिव टर्म। इसका मतलब है कि जो मोरालिटी और एथिक्स हैं वो ऐसा नहीं कि दैट इज इक्वल इन ऑल ग्रुप्स, ये रिलेटिव टर्म्स होती है। इट मीन रिलेटिवली ethical intensity vary from person to person and group to group and organization to organization and nation to nation। देखो, एक जिंदगी में असूल जहन में रख लीजिएगा, आपके दो तरीके होते हैं, एक एब्सोल्यूट टर्म्स होती हैं और एक रिलेटिव टर्म्स होती हैं। जहां कहीं आप बगैर कंपैरिजन किसी का जिक्र करोगे तो वो क्या है, वो एब्सोल्यूट होता है। मैं कहता हूँ अली की हाइट जो है वो 5.9 है जी, ठीक है। अब दिस इज व्हाट, ये एब्सोल्यूट है क्योंकि मैंने अली का रेफरेंस नहीं किसी को दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अली उस बंदे के मुकाबले में कद में बड़ा है या छोटा है, ये क्या है, इन रिलेशन टू समवन है, ये रिलेटिव टर्म्स होती है माय डियर। जब हम कहते हैं ना ओके कि सर। इंडिया इज 10 टाइम बिगर इन पॉपुलेशन देन पाकिस्तान, ये रिलेटिव टर्म्स है। अगर आप सिंपल कहें पाकिस्तान की आबादी जी 22 करोड़ है, कंपैरिजन। हाँ, जो बात कंपैरिजन के साथ किसी को दूसरे में रेफरेंस में रखते हुए करेंगे वो बच्चों होगी रिलेटिव टर्म्स। अब मैं अगर आपको कहूँ जी रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है, यही तो है कि अगर टोटल मार्केट शेयर 100% होता है, मैं कहता हूँ जी कि यूनिलीवर इज इंजॉइंग 20% ऑफ द टोटल मार्केट, तो इसका मतलब मैं कंपैरिजन करते हुए बता रहा हूँ कि टोटल मार्केट के मुकाबले में यूनिलीवर इज इंजॉइंग 20%। तो ये मैंने बात किस सेंस में कही? सर जिस तरह ये एग्जांपल हो सकती है आप दूसरों से अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं वो जब ऐसा कुछ करेंगे तो यस, आपने कंपैरिजन किया है तो रिलेशन में आ गई ना। अगर आप कहें अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन आपने कहा जी उनके मुकाबले में आप ऐसा है, उनके मुकाबले में आप बुरा पढ़ाती हैं, तो ये कंपैरिजन आ जाएगा। लेकिन वैसे अजीम कैसे पता चला आपको? सर नहीं अच्छा पढ़ाते हैं माशाल्लाह। नहीं, ये अली ने तो नहीं बताया। सर नहीं नहीं सर पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना अभी आपसे पढ़कर। अच्छा अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कि आप कहीं फेस टू फेस मेरे सामने आए अजीम, रियली। इंशाल्लाह सर अल्लाह ने चाहा तो कभी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला। और सर मेरी ख्वाहिश वैसे है। जी जी। बेसिकली ना हमारे जो नॉर्मली सब्जेक्ट्स होते हैं ना थ्योरेटिकल, वो इतने डिटेल में नहीं पढ़ाए जाते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैंने अपना जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, ये सबसे अच्छा है अभी तक का। बेटा जी, मैं अभी ऐसे आपके जो न्यूमेरिकल्स है मैं पढ़ाऊँ तो वो भी ऐसा ही होगा अभी। हाँ जी, उसमें भी अभी बहुत सारी वो चीज़ें होती। एनी हाउ, मेरा एक स्टाइल है, आई यूज टू डिलीवर इन सच ए मैनर। और अभी अगर ये फेस टू फेस हमारी क्लासेस हों तो अली नोज ही इज़ माय कैंपस स्टूडेंट, लाइक मिस्टर उमेर हैं, ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ आवर कैंपस ऑफ मुल्तान। दे नो माय स्टाइल, दे नो हाउ दैट आई एम इंटरेक्टिंग इन माय क्लासेस, लाइक। ठीक है जी, यस एनी हाउ, सर। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये लाइक न्यू कॉन्सेप्ट वगैरह। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये हमारा जी, अब ये टॉपिक जो हमने बात की है बिजनेस एथिक्स की वो मुकम्मल है। ये टेक्निकली हमारा अगला टॉपिक है और वो है ये कैरोल्स का मॉडल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो माय डियर, ये हम असल में जो कल आज मैं बात कर रहा था, ये देखिएगा, ये इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये फिर फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना जी, ये कैरोल ने इसको डिस्कस किया है। तो
और इसी को अगर आप देखें, ये देखें, वो वही उसी चीज़ की एक डिटेल है, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, फिलैंथ्रोपिक। ये तो यहाँ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। प्लीज़, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये इकोनॉमिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लीगल है। यहाँ से फिर एथिक्स और, लेकिन इनको हमने बताना है। तो आई होप सो इंशाल्लाह कल फिर हम ये वाला पॉइंट्स और अगले जो एरियाज़ हैं वो हम इंशाल्लाह विल बी गोइंग टू। ये मैंने आप लोगों को इसको मज़ीद पढ़ लीजिएगा, और ये आप ना मज़ीद वो जो इमोरल मैनेजर्स होते हैं, ये दोबारा भी इसका है, इसको ज़रा लेकिन कल हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरह होती है और क्या चीज़ है। और इसके साथ साथ जो हम जी अगला जो हमने करेंगे तो वो मैं आज इंशाल्लाह आपको कुछ टाइम के बाद, बहरहाल किसी भी टाइम में पीपीटीज उनकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जी बेटा, मेरा ख्याल आप सवाल सर करना आपने चाहते हैं। वीएन मिशन वाली स्लाइड शेयर नहीं की, वीएन मिशन वाली। अच्छा, मेरा ख्याल आज पता नहीं, शायद आपका एक कल आपने मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप यस आपका। यस सर, यस सर, चलें मैंने ठीक है, किया था उससे पहले भी किया, लेकिन आपने वो स्लाइड शेयर नहीं की वीएन मिशन वाली। वो मैं इंशाल्लाह वो दोबारा मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो कल मुलाकात रहेगी। ओके, थैंक यू, सो नाइस। अच्छा, बल्कि कोई सवाल हो तो अभी वी हैव 30 मिनट और सर प्लीज। जी एक क्वेश्चन था सर। जी सर सीमा की बुक में एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर स्टेक होल्डर्स को, इन्वायरमेंटल इश्यूज को और डिसएडवांटेज को और अनएथिकल कंपनीज एंड कंट्रीज को सर जिक्र किया गया 4 कंपोनेंट्स का सर। इसमें बस सर डिसएडवांटेज की समझ नहीं आई थी सर। डिसएडवांटेज की समझ नहीं आई। जी सर, इसका मतलब इसको एलैबोरेट नहीं ना किया गया वहाँ पे। देखो, डिसएडवांटेज उसके तो ये है ना जी, मतलब नहीं, वहाँ उन्होंने डिसएडवांटेज का जिक्र नहीं किया। बस सर वहाँ बस ये लिखा हुआ डिसएडवांटेज, इसके अलावा उसको कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। डिसएडवांटेज माय डियर, उसका यही एक चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ फॉर एग्जांपल वो आप अगर आप एथिकल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाओगे तो वो उस सूरत में आपका पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह डैमेज हो सकता है। बस ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन इस पे नहीं आ सकता कि एथिकल वैल्यू के डिसएडवांटेज बताइए, बल्कि व्हेनेवर वी वुड आस्क यू तो द क्वेश्चन वुड बी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एथिकल या इस वैल्यू के साथ। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी अच्छा, ये अली गिलानी ने जो लिंक शेयर किया था उस पे सीमा के एमसीक्यूज पढ़े थे, जितना आपने अभी तक पढ़ाया मैंने वो एमसीक्यूज किए थे, लेकिन वो बहुत टिपिकल से हैं। मतलब वो जिस पैटर्न पे हम पढ़े हैं माशाल्लाह काफी डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बहुत मतलब अजीब से थे, मतलब सिचुएशन बेस से। अब फॉर एग्जांपल एक मिशन स्टेटमेंट एक कंपनी की दी हुई है, नीचे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं कि बेस्ट डिस्क्राइब इसकी मिशन स्टेटमेंट क्या कह रही है। अब उस इस तरह उसको चूज करना बड़ा जरा टफ नहीं हो जाएगा थोड़ा ये एमसीक्यूज पे? देखो बेटा, इस तरह है कि हम इंशाल्लाह ये मैं पहले ये चाह रहा था आप लोगों का ये कोर्स हम ये हो जाए तो फिर कुछ हम टाइम निकाल के उसकी वो जो सीमा के भी हैं वो हम मैं करवा दूंगा आपको। अच्छा, अब देखिए, असल में अजीम असल बात ये होती है कि जो है ना ये सीमा वगैरह की जो बुक्स हैं, ये लोग वो जो ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये ना डायरेक्ट सवाल नहीं कभी पूछते कि जी ये बातें बता के जी इसमें बताएं कौन सा। ये थोड़ा सा इवेल्यूटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं सीमा वाले जो हैं, बाहर की जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, क्योंकि ये आपसे पूछेंगे कॉग्निशन और उसका कम्प्रीहेंशन, अप्लाइड फॉर्म, एनालिसिस बेस्ड, इवेल्यूशन बेस्ड पे जाके। हम लोग ज़रा आदी हैं, क्योंकि हमारा मेच्योर्ड इतना सिस्टम नहीं होता, यहाँ क्वेश्चन वगैरह हम लोग डायरेक्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, जिस तरह मैं पूछ लिया जी 5 फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है, अब ये तो डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम कहें कि जी ये एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ये आपने बैरियर लगाने हैं और जो बार्गेनिंग पावर को ज़रा बताएं कि ये चीज़ें हैं, अब मेरा ख्याल है ये बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाएगी। तो वो जो आपने बात कही है वो हम ना ऐसा करेंगे, पहले हम ज़रा कोर्स वर्क कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आपके एमसीक्यूज और वो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है,
हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। तो लेकिन अब थैंक यू। आप अपनी हद तक इसे करते रहें, देखते रहें, लेकिन नेचुरली ये है कि इट्स सॉर्ट ऑफ कुछ ब्रेनी वर्क होगा, और वो जो मैंने बताया है वो ज़रा क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल इस सेंस में होते हैं कि वो डायरेक्ट नहीं होते। लेकिन मैं अभी एडवाइस ये करूँगा कि पहले आप लोग वो जो आपके जो कोई भी किसी भी सोर्सेज से आपको मिलते हैं, अभी पहले उनकी प्रैक्टिसिंग करें, क्योंकि जब ये प्रैक्टिसिंग कर लेंगे और पढ़ लेंगे तो फिर नेचुरली आप लोगों की ज़रा जो थॉट है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर डेवलप होगा, तो इट वुड बी ईजी टू हैंडल। ठीक है जी, ठीक है जी। Yes, sir. नाइस मीटिंग, थैंक यू। टुमारो Thank you, sir. इंशाल्लाह विल बी अगेन देयर विद द सेम टाइम एंड विद द सेम स्पिरिट। थैंक यू। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।